नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात जमशेदपुर झारखंड में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। झारखंड के जमशेदपुर जिले की पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर नंबर J/5 में सिपाही सविता हेब्राम अपनी बेटी गीता हेब्राम और माँ लखीमा मुर्मू के साथ रहती थी। उसका अब यही घर संसार था। सविता बेटी और माँ को देखकर जी रही थी। कई साल पहले सविता के पति कैलाश हेब्राम की नक्सलियों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। वो एक जाबाज और निडर सिपाही था। पति की हत्या के बाद अनुकंपा के आधार पर सविता को पुलिस की नौकरी मिल गई थी। तभी से वो अपनी बूढ़ी माँ और बेटी के साथ सरकारी क्वार्टर में रहती थी। बात 19 जुलाई 2022 की शाम की है। ड्यूटी करके सविता जब थकी मांदी कमरे में लौटी तो बेटी ने उसके लिए एक प्याली चाय बनाई और उसे दे दी। चाय खत्म हुई तो दुलारती हुई गीता माँ की गोद में जा बैठी। माँ सुनो ना, छोटे बच्चों की तरह व्यवहार करती हुई गीता माँ के गाल दोनों हाथों से सहलाते हुए बोली, आज खाने में क्या बना रहे हो? क्या खाओगी बेटा? सविता जवाब देते हुए आगे बोली, जो कहो वही बना देती हूँ। खीर और पूरी, बहुत दिनों से खाने का मन हो रहा था। पका दो माँ, मेरे और नानी के लिए। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बेटा। चहकती हुई सविता आगे बोली, मैं भी कई दिनों से सोच रही थी, लेकिन आलस के चलते बना नहीं पा रही थी। पर जब तुमने फरमाइश कर दी है तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद खीर पूरी जरूर बनाऊंगी। बेटी को गोद से अलग करती हुई सविता सोफे से उठ खड़ी हुई। मैं फ्रेश होकर अभी आती हूँ बेटा। सविता फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर लपकी। गीता वहां से उठी तो नानी के पास बगल में सोफे पर जा बैठी। थोड़ी देर बाद सविता वॉशरूम से बाहर निकली और सीधे किचन में जा घुसी। फिर बेटी की पसंद का खाना बनाया और तीनों स्वाद लेकर मजे से खाकर सो गए। अगली सुबह यानी 20 जुलाई को करीब 10:30 बजे सविता जब ड्यूटी एसएसपी ऑफिस नहीं पहुंची तो ड्यूटी अफसर ने उसके मोबाइल पर कई बार फोन किया। पूरी घंटी बजने के बावजूद सविता कॉल नहीं उठा रही थी। गुस्से में अफसर ने कॉल डिस्कनेक्ट करके बुदबुदाते हुए उसकी एब्सेंट लगा दी। वो एसएसपी ऑफिस में बतौर रीडर तैनात थी। पूरा दिन बीत गया। सविता ने ना तो किसी की कॉल रिसीव की और ना ही किसी को कॉल की। उसके परिचित भी फोन कर करके थक चुके थे। उनकी कॉल भी वो रिसीव नहीं कर रही थी। सविता का एक दोस्त उसका पता लगाने के लिए उसके सरकारी क्वार्टर पर पहुंचा तो उसके कमरे के बाहर मुख्य दरवाजे पर ताला लटका मिला। ये देखकर उसने पड़ोसियों से पूछा तो वो भी कुछ बताने में असमर्थ थे। अलबत्ता इतना जरूर कहा कि उन्होंने सुबह से ही उसके कमरे पर ताला लटका देखा। सविता कब माँ और बेटी के साथ निकल गई किसी को कुछ पता नहीं चला। तो फिर वो दोस्त अपने घर वापस लौट गया। लेकिन अचानक से उनके कहीं चले जाने से पता नहीं क्यों वो दोस्त परेशान सा हो गया था और उसे बड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि कभी वो कहीं जाती तो वो उसे बताकर ही जाती थी। खैर 20 जुलाई 2022 का पूरा दिन बीत गया। अचानक से सविता माँ बेटी के साथ कमरे पर ताला बंद करके कहाँ चली गई थी किसी को पता नहीं था। ताज्जुब की बात यह थी कि उसे किसी ने जाते हुए भी नहीं देखा था। अगले दिन यानी 21 जुलाई को फिर वही प्रक्रिया दोहराई गई जो बीते दिन की जा चुकी थी। रहस्यमयी तरीके से सविता के परिवार के साथ कहीं चले जाने से उसके परिचित, कॉलोनी में रहने वाले और ऑफिस वाले सभी चिंतित और परेशान थे। उनका उसे लेकर परेशान होना लाजमी भी था, क्योंकि वो थी इतनी मृदुभाषी कि पल भर में ही किसी को भी अपना बना लेती थी। जब भी किसी से बात करती थी तो मुस्कुराकर ही बात करती थी, इसलिए वो सब उसके बारे में फिक्रमंद थे। सविता, उसकी माँ और बेटी को रहस्यमयी ढंग से गायब हुए 48 घंटे होने जा रहे थे। उसके कमरे से किसी चीज के सड़ने की बदबू भी आ रही थी। बदबू से पड़ोसियों का सांस लेना दुर्भर हो गया था। जैसे तैसे ये बात एसएसपी प्रभात कुमार तक पहुंची तो उनके कान खड़े हो गए। फौरन उन्होंने गोलमुड़ी थाना प्रभारी अरविंद कुमार को फोन कर पुलिस लाइन के
ब्लॉक नंबर 2 स्थित आवास संख्या J5 पहुंचकर मामले की स्थिति से अवगत कराने का आदेश दिया। कप्तान साहब का आदेश पाकर थाना प्रभारी अरविंद कुमार दल बल के साथ मौके पर जा पहुंचे। वहां भारी मजमा लगा हुआ था और लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। ये दोपहर 2 बजे के करीब की बात थी। सचमुच में उस कमरे से किसी चीज के सड़ने की बदबू आ रही थी। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने सारी स्थिति से कप्तान प्रभात कुमार को अवगत करा दिया। चूंकि मामला पुलिस विभाग की एक महिला कर्मचारी के अचानक गायब होने और उसी के कमरे से आ रही सड़ान से जुड़ा हुआ था, इसलिए एसएसपी प्रभात कुमार भी बगैर समय गवाए मौके पर जा पहुंचे। मौके पर एसएसपी प्रभात कुमार के पहुंचते ही एसपी विजय शंकर, एएसपी सुधांशु जैन, डीएसपी कमल किशोर और डीएसपी अनिमेश गुप्ता भी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस लाइन कॉलोनी में भारी पुलिस बल देखकर वहां और भी भीड़ जमा हो गई। एसएसपी प्रभात कुमार का आदेश मिलते ही पुलिस कर्मियों ने कमरे पर लगा ताला तोड़ दिया। कमरे का जैसे ही दरवाजा खुला, भीतर से बदबू का तेज भपका आया। ऐसा लगा जैसे अभी बेहोश होकर गिर जाएंगे। अपनी अपनी नाक पर रुमाल रखकर पुलिस अधिकारी एक एक करके कमरे के भीतर घुसे। जैसे ही उनकी नजर कमरे के भीतर पड़ी, सबके सब ठिठक गए। कमरे के भीतर बेड पर सविता की लाश पड़ी थी, तो फर्श पर उसकी मां लखीमा मुर्मू और बेटी की लाशें पड़ी थी। तीनों लाशें सड़ रही थी। महिला सिपाही सविता, उसकी मां और बेटी की लाश मिलते ही कॉलोनी में दहशत फैल गई। पल भर में जंगल की आग की तरह ये खबर मीडिया तक भी पहुंच गई। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई थी और फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। सबसे पहले पुलिस ने कमरे की पड़ताल शुरू की। जिस कमरे में तीनों लाशें पाई गई थी, जांच के दौरान कमरे में संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले। मृतकों के शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के कई निशान मिले। घटना स्थल चीख चीख कर कह रहा था कि हत्या में कम से कम 3 से 4 लोग शामिल रहे होंगे। तभी मृतकों और हत्यारों के बीच संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले थे। फिर पुलिस ने किचन की जांच पड़ताल की, तो किचन के बेसिन में उन्हें 3 के बजाय 4 थालियां जूठी मिली थी। ये देखकर पुलिस का चौंकना लाजमी था। चौथी थाली देखकर पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि वारदात किसी परिचित ने ही अंजाम दी है, जिसकी इस परिवार से अच्छी खासी पड़ती होगी। दिल दहला देने वाली घटना की सूचना पाकर सविता की बड़ी बहन रेनू मार्डी अपने पति के साथ मौके पर पहुंच चुकी थी। रेनू मार्डी ने एसएसपी प्रभात कुमार को बताया कि हत्या सविता के देवर दाखिन और जेठ सुरई ने मिलकर की है, क्योंकि सविता और उसके ससुराल वालों के बीच सालों से नौकरी को लेकर विवाद चल रहा था। सविता के सास ससुर उसके पति की मौत के बाद नौकरी अपने छोटे बेटे को दिलवाना चाहते थे, जबकि अनुकंपा के आधार पर वो नौकरी सविता को मिल गई थी। इसी बात को लेकर सविता और उसके ससुराल वालों के बीच में विवाद चल रहा था। सविता डुमरिया स्थित ससुराल छोड़कर पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर में मां और बेटी के साथ रहती थी। आखिर उसके ससुराल वालों ने उसकी जान लेकर ही छोड़ा। रेनू मार्डी की बातों से एसएसपी प्रभात कुमार इत्तेफाक रखते थे। उसी दिन रात करीब 8 बजे डुमरिया थाना पुलिस ने सविता के ससुराल वालों को फोन करके थाने बुलवाया, जिसमें उसके जेठ सुरई, देवर दाखिन और इनकी पत्नियां शामिल थी। पुलिस ने दाखिन और सुरई से हत्या के बारे में कड़ाई से पूछताछ की। यही नहीं, पूछताछ के दौरान जब पुलिस को पता चला कि दोनों नेत्रहीन है, कहीं आने जाने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, तो शीशे की तरह सारा मामला साफ हो गया था कि इस लोमहर्षक घटना में इनका कोई हाथ नहीं है। लिहाजा पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया था। इस बीच पुलिस को एक चौंकाने वाली सूचना मिली, जिससे घटना की जांच सही दिशा की ओर बढ़ चली। पुलिस को पता चला कि घटना वाली रात एसएसपी प्रभात कुमार का ड्राइवर रामचंद्र सिंह उर्फ सुंदर सविता के घर में जाते हुए देखा गया था। सुंदर का उसके घर में सालों से आना जाना था और दोनों के बीच में मधुर संबंध थे। ये बात सविता की मां लखीमा मुर्मू और उसकी बेटी गीता भी जानती थी, लेकिन कभी किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया था। जिस दिन ये घटना घटी, उसके अगले दिन से सुंदर छुट्टी लेकर अचानक कहीं गायब हो गया था। ये बात एसएसपी के दिमाग में घर कर गई और सुंदर शक के घेरे में आ गया। अचानक सुंदर कहाँ लापता हो गया था, किसी को पता नहीं था। तब पुलिस का शक और भी पुख्ता हो गया जब सविता, उसकी माँ
और बेटी की हत्या होने के बावजूद सुंदर उसकी खबर तक लेने नहीं आया था, वरना 24 घंटों में 12 घंटे वो सविता के घर पर ही बिता देता था। पुलिस सुंदर की खोज में जुट गई थी। उसका जहां जहां ठिकाने थे वहां वहां पर दबिश देनी शुरू कर दी। ये सच है कि पुलिस अगर अपनी पर आ जाए तो मुलजिम पाताल की गहराइयों में भी छिप जाए तो उसे ढूंढ लेती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुंदर जमशेदपुर के ही सोनारी नामक एक स्थान पर छिपकर रह रहा था। उसे पता चल चुका था कि सविता और उसके परिवार की हत्या में पुलिस उसे ढूंढ रही है, इसलिए वो सोनारी में छिपकर रह रहा था ताकि पुलिस की पकड़ ढीली पड़ते ही वो शहर से कहीं दूर भाग सके और खुली हवा में सांस लेता रहे। लेकिन सुंदर का ये सपना उस समय धरा का धरा रह गया जब गोलमुरी पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले आई। पुलिस ने उसके फिंगरप्रिंट क्राइम स्पॉट से हासिल फिंगरप्रिंट से मिलान किए तो दोनों आपस में मैच कर गए। इसके बाद सुंदर के पास अपना जुर्म कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिर वो हैरान कर देने वाली जुर्म की चादर में लिपटी रंगीन कहानी को परत दर परत खोलता चला गया। इस कहानी का अंत इतना भयानक होगा उसने भी सोचा नहीं था। ये 22 जुलाई 2022 की बात है। पुलिस पूछताछ के बाद इस टिहरे हत्याकांड की कहानी कुछ ऐसे सामने आई। 35 साल का रामचंद्र सिंह जामुदा मूल रूप से जमशेदपुर के डुमरिया का रहने वाला था। उसे लोग सुंदर के नाम से भी पुकारते थे। सामान्य कदकाठी वाला सुंदर शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। वो पुलिस विभाग में ड्राइवर था और सालों से जमशेदपुर के एसएसपी का सरकारी वाहन चला रहा था। सुंदर एसएसपी प्रभात कुमार को ऑफिस छोड़ने के बाद खाली समय में एसएसपी रीडर ऑफिस में तफरीह मारने चला जाता था। रीडर ऑफिस के सभी कर्मचारी उसे जानते थे। ऑफिस में घूमता हुआ वो सविता इब्राहिम के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता था। सुंदर और सविता एक दूसरे से बरसों से परिचित थे और वे अच्छी तरह से एक दूसरे को जानते थे। दरअसल सुंदर डुमरिया थाना क्षेत्र के जिस गांव में रहता था उसी गांव में सविता की ससुराल थी। वो उसके पति कैलाश इब्राहिम को अच्छी तरह से जानता था। गांव के रिश्ते से ही सुंदर सविता को भाभी कहता था। वो ये भी जानता था कि कैलाश नक्सलियों की गोली की भेंट कैसे चढ़ा था और उसे जहाबाज का खिताब कैसे मिला था। बात साल 2007 के आसपास की है। कैलाश ने नक्सलियों के खिलाफ लोहा लिया था और नागरिक सुरक्षा समिति से जुड़ा था। क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की ओर से चलाए जाने वाले अभियान में कैलाश की बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी रहती थी। इसी दौरान 2007 में भीत रामदा गांव में ग्रामीणों द्वारा 7 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस सिलसिले में पीयूसीएल मानव अधिकार से जुड़े तमाम लोग जांच के लिए गांव आए थे। पीयूसीएल के अधिकारियों को गांव में विरोध का सामना करना पड़ा था ताकि वे लोग भीत रामदा गांव तक नहीं पहुंच सके। इसके 2 साल के बाद 4 फरवरी 2009 को डुमरिया के जादूगोड़ा गांव में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में पुरस्कार देते समय कैलाश इब्राहिम को नक्सलियों ने गोलियों से भूनकर अपने साथियों की मौत का बदला ले लिया था। नक्सली हमले में कैलाश की मौत के बदले राज्य सरकार ने अनुकंपा के आधार पर उसकी पत्नी सविता को 2013 में सिपाही की नौकरी दी थी। सविता की इस नौकरी के लिए ससुराल में विवाद छिड़ गया था। सविता की सास बहू के बजाय अपने दूसरे बेटे को नौकरी दिलाना चाहती थी, जबकि छोटा बेटा दाखिल इब्राहिम नेत्रहीन था। कानूनन उस नौकरी पर सविता का ही अधिकार बनता था। उसके पास उस समय 5 साल की बेटी गीता थी। पति का सिर से साया उठ जाने के बाद बेटी की परवरिश का वही एक सहारा थी। सास देवर और भुजाई के बीच नौकरी को लेकर सालों तक रस्साकसी चलती रही। इस बीच सविता की सास की स्वाभाविक मौत हो गई तो दाखिल ने कोर्ट कचहरी शुरू कर दी। अंततः जीत सविता की हुई और वो नौकरी करने लगी। सविता पढ़ी लिखी तो थी ही, योग्यता के आधार पर उसे एसएसपी का रीडर बना दिया गया। तब से वो इसी पद पर तैनात थी। पति की मौत के बाद सविता की मां लखीमा मुर्मू अकेली रह गई। 70 साल की उम्र में सविता के अलावा उनके आगे पीछे सेवा जतन करने वाला कोई नहीं था। ऐसी हालत में वो मां को अकेला छोड़ भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने उन्हें अपने पास बुला लिया। मां के पास आ जाने से सयानी हो रही बेटी गीता की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके सिर से कम हो गई थी। समय करवट कैसे लेता है कोई नहीं जानता। समय के साथ ही सविता की जिंदगी में भी बदलाव आया।
सविता जवान थी, सुंदर थी, उसका भरा पूरा बदन था। बेवा होने के बावजूद उसके अंग अंग से सौंदर्य झलकता था। हमदर्द तो कम, लेकिन उसके हुस्न के दीवाने बहुत थे, जिसमें से एक नाम सुंदर का भी था, जो सविता के दिल पर अपने प्यार की मुहर लगा चुका था। सविता भी सुंदर के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल चुकी थी, ताकि उसके दिल पर सुंदर की हुकूमत चले। हमदर्दी का मरहम लगाते लगाते उसने सविता के दिल पर कब्जा कर लिया था। दिल के साथ साथ सुंदर के लिए सविता के घर के दरवाजे खुले थे। सविता की मां लखीमा मुर्मू और बेटी गीता को सुंदर के घर आने जाने से कतई गुरेज नहीं था। यहाँ तक कि वो उस पर पति जैसा अधिकार जताता था। इस पर भी किसी को कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि उनके मिलन की घड़ी में कोई बाधा नहीं डालता था। उन्हें एक कमरे में अकेले रहने के लिए छोड़ दिया जाता था। ऐसा रिश्ता सविता और सुंदर के बीच में बन चुका था। सुंदर सविता के प्यार में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी भी याद नहीं थी। घर पर उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसे तो कुछ याद था तो आंखों के सामने नाचता सविता का हसीन चेहरा। वो कई कई दिनों तक अपने घर नहीं जाता था, प्रेमिका के घर पर ही पड़ा रहता था। ऐसा भी नहीं था कि सविता सुंदर की शादीशुदा जिंदगी से रूबरू नहीं थी। बावजूद इसके वो उससे टूटकर प्यार करती थी। दोनों शादी के बंधन में अभी बंधे नहीं थे। पता नहीं सविता और सुंदर के प्यार को किसकी बुरी नजर लग गई। जान छिड़कने वाला सुंदर उस पर शक करने लगा था। वह कुछ यूं था कि पति जैसा हक जताने वाला सुंदर ये कभी नहीं चाहता था कि उसका प्यार बटे। सविता उसकी पत्नी तो नहीं थी, लेकिन पत्नी से कम भी नहीं थी। दिलदार और हंसमुख स्वभाव की सविता हर किसी से हंस हंसकर बातें करती थी। उसके हंसकर बातें करने के अंदाज को लोग दूसरे अर्थों में समझने लगे थे। उसके विभाग के ऐसे कई लोग थे जिनका सविता पर दिल लट्टू था, लेकिन सविता उन्हें घास तक नहीं डालती थी। टाइम पास के लिए गपशप जरूर कर लेती थी। सविता की यही बातें सुंदर को खटकती थी। उसके दिल में शक ने घर कर लिया था। सुंदर ने फैसला कर लिया था कि सविता सिर्फ उसकी है और उसकी ही रहेगी। अगर उसने किसी और की बाहें थामने की कोशिश की तो उसकी जिंदगी की बची हुई सांसों की डोर काट देगा। सुंदर के मन में उसे लेकर कैसी कैसी खिचड़ी पक रही थी, इससे वो बिल्कुल बेखबर थी। सविता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस पर जान छिड़कने वाला उसे शक की नजरों से देखता होगा। एक दिन की बात है, शाम का समय था। घर पर सविता अकेली थी। बेटी और माँ बाजार गई हुई थी। उसी समय सुंदर वहां आ पहुंचा। देखा घर में सन्नाटा पसरा है, किसी की आवाज नहीं आ रही है। भीतर से सविता भी सोफे पर बैठी हुई थी। क्या बात है, घर में बड़ी शांति है। माँ जी और गीता बेटी कहीं गई है क्या? सुंदर ने सवाल किया। हाँ, गीता और मम्मी बाजार गई है, थोड़ी देर में लौटकर आएंगी। सविता ने सुंदर के सवालों का सपाट सा जवाब दिया। फिर पल भर के लिए दोनों के बीच खामोशी छाई रही। उसे सुंदर ने ही तोड़ा। सविता, आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझसे कटी कटी सी रहती हो और दूसरों पर मेहरबान। क्या कहा? सविता अचकचा उठी। मैं तुमसे कटी कटी सी रहती हूँ और दूसरों पर मेहरबान? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है सुंदर? सविता सुंदर पर भड़क उठी। यही कि मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अपना ट्रैक चेंज करके किसी और की बाहों में झूल रही हो। खबरदार सुंदर, आज तो तुमने मेरे दामन पर कीचड़ उछाल दिया। फिर दोबारा मुझसे ऐसी बातें मत करना, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि मैंने कभी तुम्हें प्यार किया था। इससे पहले कि मेरा गुस्सा मेरे सिर चढ़कर बोले, तुम यहाँ से अभी चलते बनो और फिर दोबारा अपनी शकल मुझे मत दिखाना। सविता गुस्से से पागल हो गई थी। उसकी आंखें एकदम सुर्ख हो गई थी। सविता का ये रूप देखकर सुंदर डर गया और बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप चला गया। प्रेमिका के अपमान के अग्निकुंड में जलते सुंदर ने एक बड़ा और खतरनाक फैसला ले लिया था। उसने उसी समय तय कर लिया कि सविता को मौत के घाट उतारकर वो अपने अपमान का बदला लेगा। इसके लिए सुंदर ने एक चाल चली। उसने योजना के अनुसार अपने किए के लिए उससे माफी मांग ली थी, ताकि उसकी सविता के घर में घुसपैठ बनी रहे। कोमल हृदय वाली सविता ने उसे माफ कर दिया। फिर दोबारा अपनी शकल मुझे मत दिखाना। सविता गुस्से से पागल हो गई थी। उसकी आंखें एकदम सुर्ख हो गई थी। सविता गुस्से से पागल हो गई थी। उसकी आंखें एकदम सुर्ख हो गई थी। सविता गुस्से से पागल हो गई थी। उसकी आंखें एकदम सुर्ख हो गई थी। सविता गुस्से से पागल हो गई थी। उसकी आंखें एकदम सुर्ख हो गई थी। सविता गुस्से से पागल हो गई थी। उसकी आंखें एकदम सुर्ख हो गई थी। सविता गुस्से से पागल हो गई थी। उसकी आंखें एकदम सुर्ख हो गई थी। सविता गुस्से से पागल हो गई थी। उसकी आंखें एकदम सुर्ख हो गई थी। सविता गुस्से से पागल हो गई थी। उसकी आंखें एकदम सुर्ख हो गई थी। सविता गुस्से से पागल हो गई थी। उसकी आंखें एकदम सुर्ख हो गई थी। सविता गुस्से से पागल हो गई थी। उसकी आंखें एकदम सुर्ख हो गई थी। सविता
और फिर से उसका पहले जैसा आना जाना शुरू हो गया। लेकिन सविता के दिल में गांठ बन गई थी। सविता ये भुला नहीं पा रही थी कि सुंदर ने कैसे उसके प्यार पर शक किया था, कि उसका और मर्दों से भी चक्कर चल रहा है। इसी बात से दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई। सविता अपने प्रेमी सुंदर से जितनी दूर होती जा रही थी, सुंदर के तन बदन में ईर्ष्या की आग उतनी ही ज्यादा धधक रही थी। प्रेमिका की जुदाई सुंदर और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो इस किस्से को जल्दी से समाप्त कर देना चाहता था। योजना के मुताबिक 19 जुलाई 2022 की रात 10:30 बजे सुंदर सविता के घर पहुंचा। उस समय सविता, उसकी मां लकीमा और बेटी गीता खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। सुंदर को इतनी रात आए देखकर सविता मन ही मन बुदबुदाई और उसे घर के अंदर बुला लिया। उसने इतनी रात गए आने की वजह पूछी तो सुंदर अपना आपा खो बैठा। अपने साथ लाए लोहे के रॉड से उसके सिर पर जोरदार वार किया कि वो चीखती हुई चौकी पर जा गिरी। मां की चीख सुनकर गीता उसकी तरफ बढ़ी तो उसे देखकर सुंदर डर गया कि वो पुलिस को इस बाबत बता सकती है। फिर क्या था, सुंदर ने गीता के सिर पर उसी रॉड से एक जोरदार प्रहार किया कि वो भी एक ही वार में ढेर होकर नीचे फर्श पर जा गिरी। उसकी दर्दनाक चीख सुनकर सो रही लकीमा मुर्मू की नींद टूट गई। ये देखकर एक बार फिर सुंदर डर गया। दो कत्ल का राज छिपाने के लिए सुंदर ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। तीनों की हत्या करने के बाद इत्मीनान से उसने वॉशरूम में जाकर खून सनी रॉड और अपने हाथ पैर धोए। ये सब करते करते रात के 1 बज गए थे। उसके बाद उसने कमरे के बाहर से ताला बंद किया और वहां से फरार हो गया। हत्यारा लाख चालाक क्यों ना हो, कानून की नजर से कभी बच नहीं सकता। आखिरकार सुंदर का भी वही हुआ जो हर मुलजिम के साथ होता है। सुंदर के इकबाले बयान के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। फिलहाल आरोपी सुंदर जेल में बंद था और हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड पुलिस ने बरामद कर ली थी। मृतकों की गला रेतकर हत्या करने वाली बात से पुलिस ने इनकार किया था। उसने भी सिर में गहरी चोट लगने से मौत होना बताया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।